चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। चलो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ए ध्यान देना, चलो फटाफट। नाउ दिस चैप्टर कम्स फॉर 6 to 8 मार्क्स इन योर एग्जाम। 6 to 8 मार्क्स कैसे? बिकॉज कभी कभी टोटल इनकम के क्वेश्चन में वो लोग ग्रॉस नेट का बात करते हैं। सो तभी तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि कितना ग्रॉस है, क्या टैक्स लायबिलिटी है, वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग ने बात किया, टीडीएस पे सेपरेट क्वेश्चन आता है 6 मार्क का, यूजुअली आता है 6 मार्क का, वो आ सकता है। और एमसीक्यू में 1-2 क्वेश्चन पूछा तो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड विद टीडीएस। ऐसा कोई है जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है टीडीएस? है कोई टीडीएस नहीं पढ़ा? हाँ, ओके ओके, ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। अपना ये क्विक रिवीजन होगा बिकॉज टीडीएस के चैप्टर में देयर इज नथिंग यूनिक। यूनिक मतलब क्वेश्चंस में कुछ यूनिक नहीं है। तुम लोग को प्रोविजन आता है, आंसर कुछ नहीं है। मैं तुम लोग को एक लैंग्वेज लिख के दूंगा, वो सेट लैंग्वेज इफ यू यूज इन एवरी क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर। करेक्ट है? चलो हम लोग स्टार्ट करते। तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। मैंने जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस एक पेज में किया था, वैसे मैंने टीडीएस भी एक पेज में ट्राई किया है। सो इधर इफ यू सी बहुत क्रैम्प्ड अप है, बट सब कुछ मैंने कवर किया इसमें। 192 का सैलरी से स्टार्ट होता है पूरा नीचे तक, एंड 194 डीए से 194 क्यू तक। 194 पी किधर है? 194 पी इधर है। उसके बाद एक ही सेक्शन बाकी रहता है 194 ओ। 194 ओ जो है वो 194 नेक्स्ट पेज पे, बिकॉज उसमें थोड़ा सा ज्यादा है। सो ये 2 पेज में तेरा पूरा टीडीएस खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 192 टीडीएस कटता कभी है? सबसे पहले टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ओके आई एम मेकिंग अ पेमेंट टू द अदर पर्सन। अगर वो जो पेमेंट मैं कर रहा हूं दैट पेमेंट इज एन इनकम फॉर द अदर पर्सन, if that income is taxable in his hands then only I am required to deduct the TDS। TDS का फंडा ये है कि मैं जो इनकम पे करता हूं उसने अगर उस पे इनकम टैक्स नहीं भरा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, then in that case गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा। and that's why they have put the responsibility on me that whenever I will make a payment to him I will deduct the TDS and I will make the rest of the payment। परफेक्ट, इधर तक सबको क्लियर है टीडीएस का क्या सीन है? ओके, टीडीएस जैसे मैंने डिडक्ट किया उसके साथ साथ वापस हिला क्या कैमरा? अगर हिला तो बता मुझे, वापस थोड़ा सा टिल्ट करना। आई थिंक बस है, ठीक है ठीक है, बेटर। हाँ, एंड 194 आर तो है। हाँ, 194 आर भी है। हाँ, सो इफ इट इज टैक्सेबल इन दैट पर्सन हैंड देन ओनली मुझे टीडीएस का रिक्वायरमेंट है। तुम लोग ही सोचो ना, अगर टैक्सेबल नहीं है तो गवर्नमेंट को पैसा किसका चाहिए एडवांस में? तो इसकी वजह से देयर इज नो टैक्स इफ इट इज नॉट टैक्सेबल इन दैट पर्सन हैंड्स। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में बट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर 1 पेज। देखो, और ये A3 पेज है। व्हेनेवर यू टेक अ प्रिंट आउट A3 पे लेना। सेक्शन 192 इट टॉक्स अबाउट सैलरी। सैलरी में रेट कुछ नहीं है, उन्होंने बोला है स्लैब रेट। उसके हाथ में जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब कहने से अगर 10 एम्प्लॉइज होंगे आई विल हैव टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ ऑल द 10 एम्प्लॉइज सेपरेटली। करेक्ट है? ओके। अगर हाउस पर अगर लॉस होगा तो वो लॉसेस मुझे बता नहीं सकता, वो सिर्फ एक लॉस बता सकता है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस। वही हाउस प्रॉपर्टी लॉस में कंसीडर करके उसका कंप्यूटेशन करूंगा एंड आई विल गेट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। वो टैक्स लायबिलिटी होगा, टीडीएस काट के एवरी मंथ में पेमेंट कर दूंगा। ये है 192। 193 इज टॉकिंग अबाउट अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड तुझे वापस मिल नहीं, सॉरी सर 192A। 192A is talking about accumulated balance of provident fund। प्रोविडेंट फंड से पैसा निकला और तेरे पास आने वाला है तो फंड टीडीएस काटेगा। फंड टीडीएस काटेगा, कितने रेट पे टीडीएस काटेगा? 10%। अभी इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। इफ द अमाउंट इज लेस देन 50,000 देन नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। अमाउंट छोटा है इसके लिए। अगर अमाउंट इज इक्वल टू और मोर देन 50,000, इफ सच अमाउंट इज विड्रॉन, देखो कि कितने साल में तूने विड्रॉ किया है। नाउ साल में विद इन 5 years तूने विड्रॉ किया है तो देखो कि पर्पस क्या है, जेन्युइन पर्पस के लिए किया है या तूने ऐसे ही मजे मारने के लिए किया है। बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन हुआ, सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ, इल हेल्थ हुआ, इसके वजह से तूने मोर देन 50,000 तूने विद इन 5 years निकाला है, टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बिकॉज जेन्युइन रीजन था। अगर मोर देन 50,000 विद इन 5 years निकाला एंड वो अदर रीजन है देन इन दैट केस 10% टीडीएस कटेगा बिकॉज पर्पस ऑफ प्रोविडेंट फंड इज इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म।
वो डिस्करेज कर रहा है, ठीक है। अगर इक्वल टू और मोर देन 50,000 विड्रॉ किया आफ्टर 5 years, नो प्रॉब्लम, जो पर्पस था तूने डिफीट नहीं किया, पर्पस फुलफिल हो गया लॉन्ग टर्म का। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज योर सेक्शन नंबर 192A। 193 टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10%। ओके, अगर वो सिक्योरिटी LIC का GIC को ओके इंटरेस्ट जो दे रहा हूं LIC को GIC को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होगा या डीमटेरियलाइज फॉर्म में सिक्योरिटी होगा, उस पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है उस पे कभी भी TDS नहीं लगता है। बट याद रखना, सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स करके होता है, उस पे जो इंटरेस्ट होता है उस पे हमेशा TDS एप्लीकेबल हो जाएगा। आई हैव, इफ यू सी द नोट्स, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विच इज देयर इन द नोट्स, ठीक है। हाँ ये हाँ, नो पैन, अगर सामने वाले 192A में अगर सामने वाले पार्टी ने जो फंड है और एक पार्टी है, वो पार्टी ने अगर मुझे पैन नहीं दिया तो फंड उस पे TDS जो काटेगा ना वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे काटेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम मार्जिनल रेट? रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल दैट इज 30% प्लस हाईएस्ट सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल दैट इज 37% प्लस 4%। परफेक्ट है, ये तेरा आने वाला है MMR। परफेक्ट, ओके। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10% किया, 194 आता है TDS ऑन डिविडेंड्स। TDS ऑन डिविडेंड्स भी 10% आता है, डिविडेंड जब भी पेमेंट होता है तभी 10% TDS काट के पेमेंट हो जाएगा। अभी डिविडेंड पे TDS नहीं काटा जाएगा अगर द अमाउंट इज लेस देन 5,000, अमाउंट इज लेस देन 5,000 एंड नॉट पेड इन कैश, मतलब लेस देन 5,000 होगा और इलेक्ट्रॉनिकली पे किया, नो TDS। लेस देन 5,000 होगा, तूने कैश में पेमेंट किया तो भी TDS कटेगा। कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकता, कहना से दैट LIC एंड GIC को डिविडेंड का पेमेंट किया, उस पे TDS नहीं लगेगा। अब तक हम लोग ने 4 सेक्शंस देखे, सेक्शन नंबर 192, 192A, 193 एंड 194। 192 में स्लैब रेट है, 192A में 10% है, 193 में 10% है, 194 में 10% है। इधर अपना पेज ओवर, ठीक है, मतलब मेरे बुक में पेज ओवर था, ठीक है। उसके बाद 194A बात करते हैं इंटरेस्ट, TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, बिकॉज सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट तो 193 में आता है ना। सो अदर देन सिक्योरिटीज इट कैन बी, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से लोन लिया, वो लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, यस वो इंटरेस्ट का पेमेंट करते करते 194A के अंदर TDS काटना पड़ेगा। बट देयर आर सर्टन केसेस जिसमें TDS काटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन दो इट इज अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। वो है बॉब फिस्बी। बॉब फिस्बी के केस में तुझे TDS काटने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक है इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है बाय बैंक, ओके, एंड ये बैंक का इंटरेस्ट है 40,000। इन केस ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन को पेमेंट हुआ 40,000 रुपीज के नीचे होगा, नो TDS। ओ मतलब अदर केसेस में, अदर केसेस मतलब अगर कंपनी का अगर कौन सा इंटरेस्ट, कंपनी अदर कंपनी कौन सा, हाँ कंपनी का फिक्स डिपॉजिट होता है, मैंने पेमेंट किया है कंपनी को, कंपनी वो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मुझे पेमेंट करने वाला है, देन इन दैट केस कहने से अदर केसेस में फॉलो होगा, बैंक नहीं है वो, तो वो 5,000 के ऊपर TDS काटेगा, उसके लिए 40,000 लिमिट नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अगर दूसरा बी मतलब बैंक, ये सीनियर सिटीजन के केस में जो बैंक का इंटरेस्ट होगा उसमें TDS नहीं काटेगा, अगर 50 के नीचे होगा तो, 50 के ऊपर होगा तो TDS कटेगा। सो बॉब हो गया। एफ मतलब जो इंटरेस्ट फर्म टू पार्टनर पे होता है उस पे TDS नहीं कटता है, फर्म टू पार्टनर। जो आई मतलब इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, उस पे भी कभी भी TDS नहीं कटता है। एस मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, सेविंग्स इंटरेस्ट बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, उस पे कभी भी तेरा TDS नहीं कटेगा। FD पे कटेगा क्या? हाँ, अलग लिखा है, ये FD का ही तो है। सेविंग्स पे इंटरेस्ट होगा, TDS नहीं कटेगा। उसके बाद बी इंटरेस्ट पेड टू बैंक, ओके, बॉब फिस्बी पे TDS नहीं कटता। बी मतलब बैंक नॉन सीनियर सिटीजन, बैंक पेमेंट कर रहा है। ओ मतलब 40,000, हाँ मैं कुछ अलग बोला नहीं। ओ मतलब अदर केसेस 5,000 पेमेंट हो रहा है बाद में। दूसरा बी मतलब बैंक सीनियर सिटीजन के केस में 50,000। एफ मतलब फर्म टू पार्टनर। आई मतलब इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड बाद में। एस मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट एंड बी मतलब टू बैंक। इसमें से कौन सा भी सिचुएशन तुम लोग को एग्जाम में आ सकता है, तो सिर्फ आइडेंटिफाई करके बोलना है कि TDS लगेगा कि नहीं लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा एंड इफ दैट बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेकिंग अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू अ मेंबर और टू अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, TDS लगेगा अगर बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा तो ही, ठीक है। ओके, ये हो गया 194A। 192 हुआ क्या था? सैलरी। 192A अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बराबर, उस 194 डिविडेंड। 194A
उसके बाद बी एंड बीबी, लॉटरी, पजल्स, कार्ड गेम्स, अगर विनिंग गेम शोज अगर होंगे तो 30% अप टू 10,000 नो टैक्स. हॉर्स रेसेस 30% अप टू 10,000 नो टैक्स. इधर तक क्लियर. 194C टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामने वाला पार्टी, मतलब जिसको पेमेंट हो रहा है, जो पेमेंट कर रहा है नहीं, जिसको पेमेंट हो रहा है, दैट पर्सन इज एन इंडिविजुअल, तो मैं सिर्फ 1% टीडीएस काटूंगा. सॉरी, इंडिविजुअल 2 है, सॉरी, इंडिविजुअल 2% काटूंगा. बट अगर अदर देन इंडिविजुअल होगा तो 1% टीडीएस कटेगा. हाँ एक्चुअली, हाँ मुझे लगा ही एग्जैक्टली मुझे भी लगा, पहले उल्टा बोला मैंने. इंडिविजुअल होगा तो 1% एंड अदर्स होगा तो 2%. सिंगल पेमेंट अप टू 30,000 नो टीडीएस. देखना इधर लिखा है नो टीडीएस. एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर अप टू 1 लाख नो टीडीएस. अगर ऐसे कौन से ट्रांसपोर्टर को पेमेंट हो रहा है जिसका इन एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 की ज्यादा व्हीकल्स नहीं थे, 10 चलेगा, 10 के ऊपर होंगे, हाँ, सो 10 तक अगर उसके पास व्हीकल्स है, उसको मैंने पेमेंट किया और हाँ वो तो कॉन्ट्रैक्ट का ही है, तो टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मुझे कैसे समझेगा कि उसके पास 10 के नीचे, मैं थोड़ी गिनने जाऊंगा. तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन दैट आई हैव नॉट ओन्ड मोर देन 10 व्हीकल्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. उसके साथ साथ उसको और एक चीज देना पड़ेगा, पैन. करेक्ट, ओके. गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड सेल, गैस सेल भी कर रहा हूं एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ले रहा हूं, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा. ओके, अब तक क्या किया? 192 इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरीज जो पेमेंट करूंगा स्लैब रेट. 192A, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, परफेक्ट एकदम, ओके. उसके बाद 194 डिविडेंड, 194A इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, वो भी कितना आएगा? 10%. उसके बाद 194A हुआ, 194B, ठीक है, 194C, ठीक है, 194C इज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में 31 लाख बराबर. गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स होगा तो नो टीडीएस. ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करना होगा तो 10 के नीचे, 10 और 10 के नीचे होगा तो चलेगा, उसको टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट नहीं है. 194D सब कमीशन एक साथ बात करते हैं, डी, जी एंड एच. डी बात करता है इंश्योरेंस कमीशन पे, जी बात करता है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पे, एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज नॉर्मल. देखो, इंश्योरेंस कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स एंड एच, सो डी, जी एंड एच. इसमें सब में कमीशन पे 5% टीडीएस लगता है एंड अप टू 15,000 देयर इज नो टैक्स. कुछ भी कंडीशन नहीं है इसमें, ठीक है. ये 194H तक हुआ. 192 वाज सैलरी, 192A वाज accumulated balance of provident fund. 50,000 के नीचे होगा तो नो टैक्स. मोर देन इक्वल टू मोर देन 50,000 होगा तो देखो कि विद इन 5 years निकला है कि आफ्टर 5 years निकला. विद इन 5 years निकला होगा तो देखो कि वो जेन्युइन रीजन से निकला है क्या. अगर जेन्युइन रीजन से निकला है, नो प्रॉब्लम, नो टीडीएस. कौन से जेन्युइन रीजन से? बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन, सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इल हेल्थ. अरे जेन्युइन हेल्थ रीजन से नहीं, जेन्युइन रीजन से नहीं निकाला है विद इन 5 years, टीडीएस लगेगा. उसके बाद दूसरा बात करते हैं, आफ्टर 5 years निकाला, 193 करेक्ट. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 194, डिविडेंड 194A टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. 194B 30% 10,000, ठीक है. उसके बाद 194C कॉन्ट्रैक्ट 30,000 1 लाख. उसके बाद गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड सेल होगा तो नो टीडीएस. ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया इक्वल टू और लेस देन 10 व्हीकल्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल अगर होगा तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, पर उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट पैन भी देना पड़ेगा. उसके बाद 194D बात करते हैं. डी मतलब, अगर तुम लोग को याद होगा, दिनेश कार्तिक का एग्जांपल मेरे मेमोरी टेक्निक में लिया था, दिनेश कार्तिक. बाद में जी मतलब क्या था? गोगो लॉटरी. गोगो लॉटरी मतलब लॉटरी का अगर कौन सा कमीशन होगा तो. एंड एच हरभजन सिंह था. तो ठीक है, तुम लोग देख लो, अगर नहीं देखा होगा तो मेरा एक मेमोरी टेक्निक है, कैसे सब याद रखना है उस पर. 5% टीडीएस लगता है, नो टीडीएस अप टू 15,000 रुपीज, ठीक है. ये अपना खत्म हुआ. अभी बात करते हैं ऊपर, दैट इज 194DA. DA इज टॉकिंग अबाउट मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. 5% टीडीएस लगता है एंड अगर वो सेक्शन नंबर 1010D के अंदर एग्जेम्प्ट होगा देन इन दैट केस टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा. बट अगर 1010D के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं है, नॉट नेसेसरी हमेशा टीडीएस लगेगा, क्योंकि अगर उसका अमाउंट इज लेस देन 1 लाख तो उस पर टीडीएस, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे 2 मिनट में, ठीक है. ये 1010D क्या होता है उस पे. उसके बाद 194E स्पोर्ट्समैन
नॉन रेसिडेंट एसोसिएशन और एंटरटेनर 20% लगता है. अलॉन्ग विद दैट 194E तुम लोग भूलने वाले हो. क्या है वो? NSS, दैट इज डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 10% अप टू 2500. 192 क्या था? 194 क्या था? 194C क्या था? 194D क्या था? 194D इंश्योरेंस कमीशन. 194H 194G गोगो लॉटरी. जी हो गया. जी के बाद मैं बोल गया. 194E स्पोर्ट्समैन. 194E करने के पहले हम लोग बात करते हैं ये 1010D क्या होता है. देखो 1010D में क्या बोला है कि अगर मैच्योरिटी प्रोसीड सामने वाले को मिले, सामने वाले को अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिले लाइफ इंश्योरेंस के, देन वो एग्जम्प्ट होता है. अगर सामने वाले पार्टी को एग्जम्प्ट है, इज इट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट द टीडीएस? नो. तो वो देखना पड़ेगा कि सामने वाले पार्टी को एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल है. अगर एग्जम्प्ट होगा नो टीडीएस, अगर टैक्सेबल होगा टीडीएस. ओके, ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो एग्जम्प्ट है कि नहीं. वो देखने के लिए 1010D देखेंगे. 1010D में बोला है कि तूने लाइफ इंश्योरेंस के लिए, जिसने भरा था लाइफ इंश्योरेंस के लिए कितना प्रीमियम पे किया. ठीक है, इतना प्रीमियम पे किया. अगर तूने टोटल प्रीमियम ये थ्रेशोल्ड के नीचे पे किया है, मतलब रीजनेबल प्रीमियम पे किया है, देन इन दैट केस नो प्रॉब्लम. जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा वापस. मैंने जो प्रीमियम पे किया है वो अगर ये थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, सो रीजनेबल प्रीमियम पे किया है, विच मींस जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स होगा वो तेरे लिए क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा. थ्रेशोल्ड ये है, एनुअल प्रीमियम पे मैंने इतना किया है, मतलब तूने रीजनेबल पेमेंट ऑफ प्रीमियम नहीं किया है, विच मींस तुझे जो भी प्रोसीड मिलेगा वो 1010D के अंदर एग्जम्प्ट नहीं होगा. अभी पार्ट आएगा टैक्सेबल है. टैक्सेबल है मतलब इट बिकम्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 194DA. अंडरस्टैंडिंग? ओके. नाउ ये थ्रेशोल्ड क्या होता है भाई? थ्रेशोल्ड मतलब प्रीमियम इज लेस देन 10% और 20% ऑफ सम अश्योर्ड. 10% का भी डिडक्शन का चैप्टर याद करो ना. अगर आफ्टर 1412 अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया होगा तो द लिमिट इज गोइंग टू बी 10% ऑफ सम अश्योर्ड. और अगर 1412 के पहले होगा, ठीक है, अगर ये कम है मतलब क्या ना, इससे ये थ्रेशोल्ड है, इधर प्रीमियम है, सो एग्जम्प्ट हो जाएगा. नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. अगर प्रीमियम ज्यादा है देन देखो कि मैच्योरिटी अमाउंट क्या, टैक्सेबल है मालूम है, पर मैच्योरिटी अमाउंट छोटा अमाउंट होगा तो टीडीएस भी काटने का रिक्वायरमेंट नहीं है. लेस देन 1 लाख होगा तो अभी टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द इनकम एलिमेंट. मतलब मैच्योरिटी प्रोसीड्स तो मिल रहा है 4 लाख, बट मैंने टोटल प्रीमियम, मैं 1 साल का नहीं बोल रहा हूं, टोटल प्रीमियम 3 साल में 4 जो भी जितना पीरियड था, टोटल प्रीमियम मैंने 1 लाख पे किया है. सो मैंने 1 लाख दिया, 4 लाख मिला, सो माई इनकम इज 4 लाख और 3 लाख. 3 लाख, सिर्फ 3 लाख पे टीडीएस कटेगा. राइट? इसका एग्जांपल देखते हैं. प्रीमियम पे किया 40,000, सम अश्योर्ड है 3 लाख, पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2015, मैच्योरिटी अमाउंट 4 लाख. सबसे पहले थ्रेशोल्ड आइडेंटिफाई करो, कभी लिया था पॉलिसी 1/4/12 के बाद, उस पे कितना परसेंट है? 10% ऑन सम अश्योर्ड दैट इज 30,000. थ्रेशोल्ड तो हो गया. अभी देखो प्रीमियम कितना है? 40. मतलब मैच्योरिटी अमाउंट क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है. मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है अगर वैल्यू इज मोर देन 1 लाख. है क्या मोर देन 1 लाख? करेक्ट है, टीडीएस कटेगा. उसके बाद प्रीमियम 30,000 4 1411 मतलब 20% ऑन 4 लाख, 80,000 ये सेट हुआ. मैंने प्रीमियम कितना पे किया, सो जो भी मुझे मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलेंगे वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा. प्रीमियम कितना पे किया? 18,000, सम अश्योर्ड इज 1.5 lakhs, 1417. इसका मतलब 10% ऑन 1,50,000 कम्स टू 15,000. मैंने प्रीमियम पे किया 18,000 का, अगेन एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. नाउ द पॉइंट इज मैच्योरिटी प्रोसीड्स कितना है? लेस देन 1 लाख है, तो टीडीएस का भी रिक्वायरमेंट अराइज नहीं होगा. अंडरस्टूड? दिस इज योर 1010D. उसके बाद 194I. 194I में रेंट का बात किया है. रेंट कैन बी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेंट कैन बी ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर. प्लांट एंड मशीनरी का होगा तो 2% टीडीएस काटेंगे, और अगर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर होगा तो 10% टीडीएस काटेंगे. अभी अप टू 2,40,000 देयर इज नो टीडीएस रिक्वायरमेंट. अगर इफ इट द प्रॉपर्टीज को ओन्ड, मतलब एक
प्रॉपर्टी दो लोग को ओन कर रहे हैं, तो दोनों को 2,40,000 मतलब मैं आयुष को भी, मैं आयुष एंड यश, ये दो लोग हैं जिन्होंने एक असेट को ओन किया है, तो मुझे रेंट का पेमेंट करना है। आयुष ने बोला उसको आधा करना है, उसको आधा करना है, देन इन दैट केस मैंने 2 लाख का पेमेंट इसको किया, 2 लाख का पेमेंट उसको किया, तो दोनों को 2,40,000 का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो दोनों को टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। एग्रीगेट अमाउंट तो मोर देन 2.4 है, बट इंडिविजुअली 2.4 देखेंगे, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कभी भी टीडीएस नहीं लगेगा, बिकॉज टीडीएस कभी लगता है इनकम एलिमेंट ना, म्यूनिसिपल टैक्सेस का मैं पेमेंट कर रहा हूँ रेंट के साथ, बट पॉइंट इसकी वो म्यूनिसिपल टैक्सेस में उसको दे रहा हूं, पर वो गवर्नमेंट को देगा ना, तो उसको इनकम है क्या? वो नहीं है। पैसेंजर सर्विस फीस याद रखना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ये पैसेंजर सर्विस फीस पे कभी भी 194I नहीं लगता है। कूलिंग चार्जेस टू कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज है मेरे पास, समझ कुछ फिश प्रोडक्ट्स है, मुझे कोल्ड स्टोरेज का ये लेना है, सर्विस देना है, उनके पास गया और फ्रिज में रखा, और फ्रिज में रखने का बोला कि 4 दिन फ्रिज में रखना है मेरे को। अभी एम आई टेकिंग दैट स्पेस ऑन रेंट और आई एम पेइंग हिम फॉर कूलिंग चार्जेस? कूलिंग चार्जेस तो स्पेस रेंट पे नहीं ले रहा हूं, इसकी वजह से 194I नहीं लगेगा। उसके बाद नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, एडवांस रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट, ये सब कुछ वो 2,40,000 कंप्यूट करते हुए कंसिडर करेंगे। हाँ, 194I हुआ। 194IB क्या बात करता है? 194IB इज रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज 5%। इधर से तुम लोग का भूलने के सेक्शन चालू होते हैं जो याद नहीं रहेंगे, ठीक है, मालूम है। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज 5%, मतलब मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लिया, 50,000 रुपीज रेंटल अमाउंट है। 50,000 रुपीज अगर पर महीने का रेंटल अमाउंट है, तो तू कोई भी हो, मतलब तू इंडिविजुअल हो, अगर रोहित ने रहने के लिए घर रेंट पे लिया, वो 55,000 का पेमेंट करता है, उसको भी टीडीएस काटना पड़ेगा, वो छोटा आदमी करके। बट दिल से कि छोटा आदमी को, अरे छोटा काय का, 55,000 का रेंट पे कर रहा है वो, तो काय का छोटा आदमी, तो वो सब कुछ मैनेज कर सकता है अगर 55,000 पर मंथ वो रेंट पे कर सकता है तो, ठीक है। तो हाँ, अप टू 50,000 पर मंथ नो प्रॉब्लम। पर अभी क्या वो जब भी पेमेंट करेगा रेंट का, क्या एवरी मंथ उसको टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन है, उसको एवरी मंथ काटना है, काट, प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑप्शन है तेरे पास कि लास्ट मंथ का, मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट मंथ होगा, तभी एक साथ जब भी पूरा का पूरा टीडीएस काट ले पूरे साल का। और कभी भी वो जो टीडीएस अमाउंट होगा, इट शुड नॉट एक्सीड 1 मंथ रेंट। 1 मंथ रेंट, इट शुड नॉट एक्सीड 1 मंथ रेंट। नहीं समझा सर? देखो, एवरी मंथ ही पेज 55,000 फॉर 12 मंथ्स। कैन यू टेल मी द आंसर? क्या होगा? ठीक है, इस पे कितना परसेंट लगता है? 60 है क्या? कितना परसेंट लगता है? 5%। सो 6,60,000 पे 5%, 33,000। ये जो 33,000 है ना, ये उसका जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा ना, 55 माइनस 33,000 माइनस करके पेमेंट करेगा। अंडरस्टूड? पक्का एकदम? ऑसम। (194IB) दैट इज रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया 5%, ये हो गया। IA मतलब परचेस। सी IB IA एक साथ देखियो, एक है मैं रेंट पे ले रहा हूं, दूसरा मैं खरीद रहा हूं मतलब मैं पेमेंट करूंगा ना तभी टीडीएस काटूंगा। अंडरस्टैंडिंग? तो IA में 1% है, सो रेंट पे लिया 5%, खरीद लिया 1%। इधर कंसिडरेशन है इक्वल टू और लेस देन 50 lakhs। अगर मेरा कंसिडरेशन होगा देन टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। इसमें टैन का रिक्वायरमेंट नहीं है। टैन मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, बिकॉज यूजुअली प्रैक्टिकली होता क्या है, जो टीडीएस काटता है ना उसको टैन अक्वायर करना पड़ता है, बिकॉज नाम क्या है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, उसको टैन अक्वायर करना पड़ता है, टीडीएस काटना पड़ता है, टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है फॉर्म 26Q के अंदर, उसके अंदर उसको लिखना पड़ता है कि ये मेरा टैन है, वो सामने वाले पर्सन का पैन है, तो उसको जब पेमेंट कर रहा हूं तभी इतना टीडीएस काट के पेमेंट कर रहा हूं। ये प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, ओके। उसके बाद 194IA हुआ, 194IC का बात करते हैं। पेमेंट अंडर डेवलपमेंट अग्रीमेंट, याद आया कुछ? 45(5A) में बोला था कि मेरे पास एक लैंड है, हम लोग ने एग्जांपल किया था, एक लैंड है, लैंड गया डेवलपमेंट में, मुझे रिटर्न में 2 चीज मिल सकता है, कैश मिल सकता है और फ्लैट मिल सकता है। अभी फ्लैट में तो अभी मेरे लिए टैक्सेबल होगा क्या? होगा। कैपिटल गेन में 45(5) है, वही बोल रहा कि मेरे लिए टैक्सेबल होगा। कैन आई से वो पेयर है? अगर उसके लिए
वो देख रहा है कि मेरे लिए टैक्सेबल है, कैन आई से ही शुड डिडक्ट द टीडीएस? यस। अभी वो जब भी फ्लैट का पेमेंट फ्लैट दे रहा है तभी टीडीएस कैसे काटेगा? बाथरूम नहीं बना है, कैश में पेमेंट करेगा तभी टीडीएस काट सकता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कैश कंपोनेंट हियर। 194 आईसी में वी आर टॉकिंग अबाउट कैश कंपोनेंट, उस पे 10% टीडीएस कटेगा, नॉट इन काइंड। करेक्ट है? ओके। 192 क्या था? 192A, 193, 194A, 194E, E sportsman, entertainer, non-resident association, 194D, 194H, हरभजन, normal commission brokerage, 194B, winning, 194BB horse race, 194C, contract, 194G, lottery, correct, 194IB, रेंट की परचेस, IA, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, IA, उसका रेट क्या? 1%, छोटा सा है, छोटा सा है, 1%। अगर रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो दोनों 5-5 है, 5-5 मतलब 5% है, 50,000 है, ऐसे याद रखो, 5 and 50। एंड इधर जो होगा वो 1% एंड 50 lakhs, करेक्ट। 194 IC इज स्पेशल डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। 194 I, ठीक है। 194 J टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस में यूजुअली रेट इज 10%, ओके। नाउ FTA, नो TDS, अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इज अप टू 30,000, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस इज अप टू 30,000, रॉयल्टी इज अप टू 30,000, नॉन कॉम्पीट फीस अप टू 30,000, ये इंडिपेंडेंटली यूज होता है। नाउ डायरेक्टर सिटिंग फीस जो होता है उसके लिए लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद पॉइंट ऐसा है कि अगर B एंड C है, C ने सॉफ्टवेयर बेचा B को एंड B ने रॉयल्टी पे किया, कहना ऐसे इस पे टीडीएस लगेगा 194 J के अंडर। अभी हम लोग ने देखा यस टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी B ने सेम सॉफ्टवेयर लिया एंड विदाउट मॉडिफिकेशन A को बेच दिया, नाउ A वापस रॉयल्टी पे करेगा, yes. तो इस पे टीडीएस एप्लीकेबल वापस नहीं होगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो। नंबर 1, जब भी B ने C को पेमेंट किया था तभी, ओके, सबसे पहले B शुड बी अ रेसिडेंट पर्सन। सेकंड पॉइंट इज, अगर जब भी B ने C को पेमेंट किया था तभी टीडीएस उसने डिडक्ट किया था। 194 J अगर वो सामने वाला पार्टी रेसिडेंट होगा तो, 195 अगर सामने वाला पार्टी नॉन रेसिडेंट होगा तो, करेक्ट। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जो B ने आगे बेचा वो विदाउट मॉडिफिकेशन बेचना चाहिए। इफ यू सेटिस्फाई दीज 3 कंडीशंस देन इन दैट केस A to B जो होता है पेमेंट उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। ये एक पॉइंट थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, व्हेनेवर यू विल गेट द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को ऐसे ऐसे पिक्चर बनाना उसका कि इसने इसको पेमेंट किया, इसने इसको पेमेंट किया, सो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं घुमाएगा इस पर, डोंट वरी। 194K इज टॉकिंग अबाउट इनकम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। अभी 194 क्या है? 194 से कनेक्टेड है। 194 मतलब मैंने डायरेक्टली पेमेंट किया, मैंने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया शेयर्स में, मैंने शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, मुझे डिविडेंड मिला, 194 के अंदर कंपनी ने डिविडेंड पे टीडीएस काटा, यस। दूसरा पॉइंट, मैंने अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया, सो इधर तो मैं तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, पर मैं डायरेक्टली करता और डिविडेंड आता तो 194 था। मैं इधर म्यूचुअल फंड के थ्रू पेमेंट कर रहा हूं, सो कैन आई से द ट्रीटमेंट शुड बी द सेम बिकॉज मिल तो डिविडेंड ही रहा है। तो 194K का उन्होंने बोला है इनकम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, उस पर भी सेम ट्रीटमेंट है, 10% एंड 5,000, दोनों सेम ट्रीटमेंट होना ही चाहिए, ठीक। 194 ला मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन। सो ये क्या था? सेक्शन नंबर 45(5) इज टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर तुम लोग का लैंड में लेके जा रहा हूं तो यू विल एक्सपेक्ट कॉम्पेंसेशन, जो भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा तेरे केस में वो टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 45(5). मुझे समझा कि तेरे लिए टैक्स लगेगा, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं पेमेंट करते करते टीडीएस काटूंगा। कौन से सेक्शन के अंडर? 194 LA, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी इधर ला, परफेक्ट। उसके बाद कितना टैक्स लगता है? 10% टीडीएस लगता है, अप टू 2,50,000 नो टीडीएस। अगर एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो टीडीएस नहीं लगेगा, रीजन बीइंग इज वेरी क्लियर। अगर एग्रीकल्चरल लैंड कंपल्सरीली अक्वायर हुआ तो उसके हाथ में सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हुआ, एग्रीकल्चरल लैंड सेल हुआ, देन इन दैट केस कैपिटल गेन लगता ही नहीं बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल असेट। अगर उसके लिए टैक्सेबल नहीं है, हाउ कैन आई डिडक्ट द टीडीएस? 194M,
194M बात करता है कि उसके पहले हम लोग को एक बात करना पड़ेगा, 194 अचीज आर। ओके, तुम लोग कुछ ये देख सकते हो, मैं लोगों ने बोला हाईजैक, तुमने हाईजैक सुना है ना? वही रे सेम ऊपर नीचे। सो 194A हो, 194C हो, 194H, I, J एंड R, ये चारों सेक्शंस में जो पेयर है, पेयर मतलब अमाउंट का पेयर, मतलब जो टीडीएस काट रहा है, इफ दैट पर्सन इज अ स्मॉल पर्सन, तो ये सेक्शंस में उनको टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 194A नहीं, C नहीं, H नहीं, I नहीं, J नहीं, R नहीं। ए के लिए देयर इज नो अल्टरनेटिव सेक्शन, ये छोटे लोगों को पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट कर दिया। आई में रेंट का था, आई वॉज रेंट, अभी उनके लिए आई बी किया कि आई बी में बोला ना 50,000 के ऊपर अगर तेरा पेमेंट होगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा, वैसे ही ये लोग के लिए भी किया, इसके लिए एम किया, इसके लिए एम किया, तो ये 3 एम के अंदर फॉलो होंगे। जो लोग सी, एच एंड जे में फॉल नहीं होते, जो किधर आएंगे, एम में आएंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, छोटे लोग मतलब क्या? जिनका बिजनेस के केस में लास्ट ईयर का टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़, और अगर प्रोफेशन होगा तो लेस देन 50 lakhs। एकदम परफेक्ट, क्लियर एकदम, ओके। तो ये लोग तो इधर फॉल नहीं होंगे, तो उनके लिए अलग से सेक्शन बनाए उन्होंने बोला भाई इधर आ, अगर तू छोटा आदमी है, तू पेमेंट कर रहा है किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। अगर तू छोटा आदमी है, तू पेमेंट कर रहा है किसका? कमीशन का। अगर तू छोटा आदमी है, तू पेमेंट कर रहा है प्रोफेशनल फीस का एक्सीडिंग 50 lakhs, तू काय का छोटा आदमी? करेक्ट, तू काय का छोटा आदमी? इसके वजह से एम इंट्रोड्यूस किया, और एम ने बोला कि तुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, और वो टीडीएस कितना काटना पड़ेगा, वो उन्होंने बोला है 5%। ठीक है। 194N इज टॉकिंग अबाउट कैश विड्रॉवल। कैश विड्रॉवल, जो मैंने कैश विड्रॉ किया, अगर इट इज इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़, देन इन दैट केस मुझे 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। लिमिट इज ओके, लिमिट विल बी 20 lakhs इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ इफ मैं छपरी आदमी हूं, मतलब मैंने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया फॉर लास्ट ऑल 3 फाइनेंशियल ईयर्स, देन इन दैट केस मेरे लिए वो 1 करोड़ का जो लिमिट था, इट विल बी रिड्यूस टू 20 लाख, मतलब 20 लाख के ऊपर मैंने विड्रॉ किया तो मुझे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रेट्स कैसे है? 0 to 20 lakhs नील, 20 to 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, एक्सीडिंग 1 करोड़। ये जो लिमिट है वो लिमिट बैंक वाइज एप्लीकेबल होता है, मतलब ब्रांच वाइज नहीं होता है। इसका मतलब मैंने अगर एक सेविंग्स बैंक से थोड़ा पैसा निकाला और करंट अकाउंट से थोड़ा पैसा निकाला, दोनों के लिए बैंक वाइज 1 करोड़ एप्लीकेबल होगा। करंट कोटक बैंक से 90 lakhs निकाला एंड एचडीएफसी बैंक से 90 lakhs निकाला, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। टीडीएस एक बैंक अगर 1 करोड़ के ऊपर पेमेंट करता होगा तो ही टीडीएस काटेगा। करें, याद आ रहा है सब कुछ? उनके लिए तो अभी जिन्होंने अभी अटेंड किया उनके लिए तो अभी किया था मैंने। 194Q बात करता है मैं परचेस करते वक्त गुड्स पे टीडीएस क्यों काटू, मतलब परचेस के टाइम पे टीडीएस क्यों काटू? तो इसके लिए परचेस होना चाहिए जिसका वर्थ इज एक्सीडिंग 50 lakhs। कितना अमाउंट होना चाहिए? 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs। 3 कंडीशन। सबसे पहला, बायर का, जो बायर मतलब जो परचेस कर रहा है उसका टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 10 करोड़। परचेस ऑफ गुड्स होने चाहिए एंड उसका वर्थ कितना होना चाहिए? मोर देन 50 lakhs होना चाहिए। इफ ऑल दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबसे पहले मैं बड़ा आदमी होना चाहिए, दूसरा मैं परचेस करना चाहिए, और तीसरा मैं 50 lakhs के ऊपर का गुड्स परचेस करना चाहिए, ठीक है, वैल्यू मतलब, ठीक है। उसके बाद पैन अगर नहीं दिया तो 0.1% नहीं लगेगा, 5% लगेगा। 206AA अगर बात किया, ये सेक्शन छोड़ के बाकी सब जो सेक्शंस है जिसमें अगर सामने वाले पार्टी ने पैन नहीं दिया मुझे तो मैं टीडीएस हायर अमाउंट पे काटूंगा एंड दैट इज एक्चुअल रेट और 20% विच एवर इज हायर। सो एक्चुअल रेट ऐसा कुछ भी कौन सा भी नहीं है जो 20 के ऊपर है। सो हमारे हमेशा अपना आंसर क्या आने वाला है? 20% आने वाला है। हाँ,
हाँ ओ, हाँ करेक्ट, ओ एंड क्यू दोनों में 5% है. सो ओ अब तक बात नहीं की अब तक, ठीक है. सो अभी तक बाकी के सब सेक्शंस में क्या होने वाला है 20%. सिर्फ क्यू में क्या होने वाला है, सिर्फ पी का बात करते हैं. पी में बोला है उन्होंने कि पेंशन, पेंशन मतलब बैंक एक स्पेशल सीनियर सिटीजन को, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को पेमेंट करता है. स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनका एज इज एक्सीडिंग 75 ईयर्स, करेक्ट. सो 75 ईयर्स जिनका कंप्लीट हो गया वो कौन माना जाएगा, स्पेशल स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन. वो ऐसा सीनियर सिटीजन होना चाहिए कि उसका सिर्फ और सिर्फ पेंशन का इनकम हो, और जो बैंक में हूं मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता हो, बस दैट्स इट. तो ही 194P लगेगा. तो कैन आई से पेंशन का अमाउंट आई नो, कैन आई से इंटरेस्ट का अमाउंट आई नो, बिकॉज मेरी बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट है, बराबर. सो दोनों में लूंगा, कंप्यूटेशन करूंगा, कंप्यूटेशन पे जो भी अमाउंट आएगा टैक्स का वो काट के उसको बाकी का पेंशन का पेमेंट कर दूंगा. दैट इज योर 194P. एक अपना टीडीएस का अगर देखा तो लास्ट सेक्शन बाकी रहता है, दैट इज 194O. 194O टॉक्स अबाउट टीडीएस ऑन प्रोविजन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स मतलब क्या, देखो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है एंड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है. ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट गुड्स पहले ट्रांसफर करते हैं और अमेजॉन बाद में बायर को देता है. जब भी बायर या अमेजॉन को पैसा देता है तभी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं लगेगा. अमेजॉन जब भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करेगा तभी टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज ये उसका इनकम है. ओके कितना टीडीएस काटना पड़ेगा, 1%. उसके बाद बायर ने कुछ, फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर काका है, उबर का बात कर रहा हूं मैं, मैंने उबर को बोला कि मुझे टैक्सी चाहिए. उबर ने ड्राइवर काका को कम्युनिकेट किया, ड्राइवर काका मेरे पास आए, मुझे पिकअप किया एंड उन्होंने, मैंने पेमेंट जो था ना, पेमेंट डायरेक्टली उनको पेमेंट किया, मैंने उबर से किया ही नहीं. जब भी उबर के थ्रू होता तो वो जब भी पेमेंट करता तभी टीडीएस काटता, बट अभी तो मैं उबर को पैसा दिया ही नहीं. नाउ द क्वेश्चन इज टीडीएस कटेगा ही नहीं क्या? नहीं ऐसा तो नहीं, कटना तो चाहिए बिकॉज उसका इनकम तो हुआ है. तो मैं काटूंगा क्या? वो भी नहीं, बिकॉज मैं छोटा आदमी हूं. तुम लोग सोचो ना, तुम लोग अगर ट्रैवल किया तुम लोग टीडीएस थोड़ी काटोगे, तो इसमें तुम लोग पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते. इसकी वजह से उन्होंने बोला कि ये टीडीएस काटना पड़ेगा उबर को ही. नाउ द पॉइंट इज कि उबर के पास पैसा ही नहीं है तो उबर टीडीएस कैसे काटेगा? देखो ड्राइवर काका जो है ना, ये ड्राइवर काका सिर्फ एक राइड करने के लिए उबर पे नहीं आता है, बराबर. ड्राइवर काका के बहुत सारे राइड हो सकते हैं, बराबर. तुम लोग जब भी उबर बुक करते हो तभी तुम लोग बोलते हो, तुम लोग देखते हो कि ही हैज कंप्लीटेड 500 राइड्स, ही हैज कंप्लीटेड 1000 राइड्स, मतलब ही इज देयर ऑन उबर ओनली वन. इसके लिए तो नहीं आएगा वो. जैसे ड्राइवर काका, ऐसा कौन सा दूसरा बाद में ट्रांजैक्शन होगा ना जो बायर ने उबर के से किया होगा एंड उबर ने बाद में ड्राइवर काका को किया होगा. मैं तुम लोग को एग्जांपल से समझाता हूं. देखो ट्रांजैक्शन 1, राजू परचेस्ड गुड्स फ्रॉम अमेजॉन एंड पेमेंट मेड थ्रू अमेजॉन. ठीक है, पेमेंट मेड थ्रू अमेजॉन. इधर तक प्रॉब्लम कुछ नहीं. स्टार लिमिटेड 6 लाख. सो जो 6 लाख का पेमेंट होगा, अमेजॉन जब भी 6 लाख का पेमेंट करेगा तभी टीडीएस काटेगा. ट्रांजैक्शन 2, राजू ने कुछ गुड्स परचेस किए थ्रू अमेजॉन बट द पेमेंट इज मेड डायरेक्टली टू द वेंडर. मतलब ये जो पेमेंट था 2 लाख का, वो डायरेक्टली वेंडर को किया. नाउ द पॉइंट इज, ये अमेजॉन के पास अगर 2 लाख गया ही नहीं तो 2 लाख अमेजॉन टीडीएस 2 लाख पे कैसे काटेगा? इसकी वजह से उन्होंने बोला कि अमेजॉन का कौन सा ट्रांजैक्शन हो सकता है. ऐसे अज्यूम करेंगे हम ये जो 2 लाख है ना, ये 2 लाख राजू ने अमेजॉन को दिया और अमेजॉन ने स्टार लिमिटेड को दिया. इसका मतलब ये 2 लाख पे जितना टीडीएस आता है, कितना परसेंट था? 1%. सो 2 लाख पे 1% कम्स टू 2000 रुपीज. 6 लाख पे, ओके अभी 6 लाख इज अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन. 6 लाख पे तो 6000 टीडीएस कटेगा ही, बट ये 6 लाख में से हम लोग और एक ट्रांजैक्शन का टीडीएस कट करके उसको देंगे, दैट इज 2000 का. सो बेसिकली जब 6 लाख का पेमेंट होगा ना, अदर ट्रांजैक्शन, वो किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे से होना चाहिए, सेम बायर होना चाहिए, किसी का भी पेमेंट हो सकता है. नाउ जब भी 6 लाख का पेमेंट होगा तभी 6000 उसका खुद का टीडीएस तो कटेगा ही, बट दूसरे ट्रांजैक्शन का 2000 का भी टीडीएस काट के पेमेंट हो जाएगा. सो ये ऐसे होगा. In certain cases 194O will not be applicable अगर e-commerce participant individual or HUF हो, gross amount is less than or equal to 5 lakhs and e-commerce participant furnishes Aadhaar or PAN to the e-commerce operator. These are your all sections of TDS. सबसे पहले section 192 अगर बात किया तो it is talking about salary. 192A बात किया तो it is talking about accumulated balance of provident fund. 193 talks about interest on securities. सब लोग बोलो, interest on securities. 194 dividend. 194A interest on TDS on interest other than securities. उसके बाद 194B
बी एक साथ 30%, हाँ 30% एंड 10,000 रुपीज. 194C 1% to individual, 2% to other than individual, 30,000 single transaction, 1 lakh rupees aggregate. Perfect, no problem. उसके बाद 190C हो, 194D is talking about, एक मिनट, हाँ 194D, 194D, हाँ नहीं 194D हुआ, 194G गोगो लॉटरी, 194H मिशन ब्रोकरेज, करेक्ट. 194E, हाँ स्पोर्ट्समैन, करेक्ट है. उसके बाद 194EE नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रेट कितना? 5%, अमाउंट कितना? 2,500. परफेक्ट. उसके बाद हम लोग बात करेंगे 194I, 194IB, व्हाट? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट, हाँ. 194IA, करेक्ट है. 194IC स्पेशल डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बराबर है, ओके. उसके बाद 194IC हुआ. 194J प्रोफेशनल फीस 30,000. डायरेक्टर सिटिंग फीस छोड़ के नो बाकी में लिमिट लगेगा 30,000 का इंडिविजुअली. उसके बाद 194J हुआ. 194K यूनिट्स, सेम 10% एंड 5,000 रुपीज. के के बाद ला कंपल्सरी एक्विजिशन 2,50,000 के ऊपर होगा, कितना परसेंट? उसके बाद 194L के बाद M, जो C में फॉल नहीं होता M में फॉल होगा, H में फॉल नहीं होता वो M में फॉल होगा, एंड J में फॉल नहीं होता वो M में फॉल होगा. कौन वो लोग नहीं फॉल होते? जिनका जो बिजनेस करता है लास्ट ईयर का टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़, और प्रोफेशनल होगा तो ठीक, परफेक्ट. उसके बाद M हुआ. N कैश विड्रॉवल, इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ कैश विड्रॉ किया तो, और अगर हम लोग ने, मैं चबरी आदमी, मतलब मैं रिटर्न ऑफ इनकम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का पे फाइल नहीं किया, तो लिमिट ऑफ 1 करोड़ विल बी रिड्यूस टू 20 lakhs. 0 to 20 lakhs नो टैक्स, 20 lakhs to 1 करोड़ 2%, मोर देन 1 करोड़ 5. अगर नॉर्मल केस होगा तो अप टू 1 करोड़ नो टैक्स, मोर देन 1 करोड़, करेक्ट. 194Q परचेस ऑफ गुड्स वेयर द वैल्यू इज मोर देन 50 lakhs, एंड मैं बड़ा आदमी होना चाहिए, विच मीन्स माई टर्नओवर इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 10 करोड़ रुपीज. कितना रेट लगेगा? 0.1% इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज. 194O अभी हम लोग ने किया, ठीक है. आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं.